है, ये है ओवरी। तो ओवरी की संरचना जैसी आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ओवरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये एब्डोमिनल जो वॉल होती है, उदर गुहा होती है, इसमें किडनी के पीछे दोनों ओर स्थित होती है। संख्या में ये 2 होती हैं और ये कैसी होती हैं, अंडाकार संरचनाएं होती हैं। इनका जो ये अंडाशय हैं, ये मीजोवेरियम नामक एक जो मीजेंट्री होती है उसके द्वारा क्या होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में जो भित्ति है उसमें क्या होती है, लटकी हुई रहती है। इसके अलावा अगर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, ओवरीज के इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें स्ट्रोमा पाया जाता है। स्ट्रोमा क्या होता है, एक सघन जो तंतुमय संयोजी ऊतक का बनी हुई संरचना होती है। और साथ ही साथ अंडाशय में हमें बाहर की तरफ किसका आवरण देखने को मिलता है, पेरिटोनियम का। जो बाहरी कवरिंग है वह होती है पेरिटोनियम की। और इसके अलावा इसमें हमें इंटरनल साइड पे जर्मिनल एपिथीलियम देखने को मिलती है और कोलेजन युक्त संयोजी ऊतक की बनी हुई ट्यूनिका एल्बुजिनिया हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम ओवरी के जो स्ट्रोमा पार्ट है, इसको हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक तो पार्ट होता है कोर्टेक्स पार्ट और दूसरा पार्ट होता है मेडुला पार्ट। तो जितनी भी फॉलिकल स्टेज हमको देखने को मिलती है वो सब कहाँ प्रेजेंट होती है, मेडुला के अंदर उपस्थित होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट जो फॉलिकल की डेवलपिंग स्टेज हैं उनको दिखाया गया है। हम एक एक करके इन डेवलपिंग स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि मेडुला में जो प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स आप देख सकते हैं, जो सबसे पहले फॉलिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स। इनके मध्य में क्या होता है, उगोनिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तथा इसके चारों ओर क्या होगा, एक उपकला का एक स्तर बना हुआ होगा। तथा जो ये स्तर है ये किसका बना हुआ होता है, फॉलिकुलर या ग्रेनुलोसा सेल्स का बना हुआ होता है। अब देखिए जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो क्या होता है कि ये जो प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं इनके अंदर जो उगोनिया है इसमें क्या होती है, वृद्धि स्टार्ट होती है और इसके अंदर धीरे धीरे पोषक पदार्थों का संग्रहण स्टार्ट हो जाता है। और यह उगोनिया किसका निर्माण कर लेता है, प्राइमरी oocyte। किस में चेंज हो जाता है, ये प्राइमरी oocyte के अंदर यह चेंज हो जाता है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसके अंदर आपको बहुत सारे माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं। ये माइक्रोविलाई क्या होते हैं, ये अंगुलीनुमा सूक्ष्मांकुर होते हैं, छोटी संरचनाएं होती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के द्वारा पोषण प्राप्त करती हैं। जो oocyte है उसका न्यूट्रिशन किससे मिलता है, जो फॉलिकुलर सेल्स है उससे ये न्यूट्रिशन लेता है माइक्रोविलाई की हेल्प से। अब इसी दौरान जब ये प्राइमरी oocyte चेंज हो गया है तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी oocyte और जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके बीच में एक लेयर बन जाती है। इस लेयर को हम जानते हैं जोना पेलिसिडा के नाम से। और यह जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको आप किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं। अब जो ये प्राइमरी फॉलिकल है इसमें क्या होता है कि देखिए सारे की सारी, जैसे बहुत सारी प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स आपको ओवरी के अंदर देखने को मिलेंगी, लेकिन सब नहीं चेंज होती है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एक प्रिमोर्डियल प्राइमरी फॉलिकल डेवलपमेंट होता है। अब इसके अलावा जो प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स होती हैं वो क्या होती हैं, अपघटित हो जाती हैं। और जो एक प्राइमरी फॉलिकल है इसमें जो नेक्स्ट आगे का डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इस डेवलपमेंट के दौरान कौन कौन सी क्रियाएं होती है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो क्रियाएं होंगी वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन का स्रावण होता है जिसे हम जानते हैं फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से। तो ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, जो प्राइमरी oocytes होती हैं इनमें लगातार वृद्धि करवाता है। साथ ही साथ में जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं इनमें भी जो इनका जो एक्टिव डिवीज़न है वो भी इसी हार्मोन की वजह से होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो ग्रेनुलोसा सेल प्राइमरी फॉलिकल में जो हमने देखा कि ग्रेनुलोसा की एक सिंगल लेयर होती है, ये कैसी हो जाती है, अब मल्टी लेयर हो जाती है, बहुत सारी इसकी लेयर्स उपस्थित हो जाती हैं। और इन ग्रेनुलोसा कोशिकाओं को हम अब किस नाम से जानते हैं, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। और प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में क्या होगा
कि जो सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं ये इनमें भी डेवलपमेंट स्टार्ट और आगे ये ग्रोथ करती हैं तथा इनमें एक पुटीकीय गुहा या एंट्रियम फॉलिकुलर कैविटी जिसे आप कह सकते हैं, इसका निर्माण होता है। इस कैविटी के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे हम लिकर फॉलिकुलाई के नाम से जानते हैं। अब इस पुटिका के चारों ओर जो एंट्रियम है, इसके चारों ओर क्या होता है कि जो स्ट्रोमा उपस्थित होता है इसमें संयोजी ऊतक एक दोहरी स्तर बना लेता है। दोहरी स्तर में क्या होगा, 2 लेयर्स बनाएगा। एक तो होगी, एक लेयर को हम जानते हैं थीका इंटरना के नाम से, और दूसरी लेयर जो कि बाहर की साइड होती है उसे हम जानते हैं थीका एक्सटर्ना के नाम से। अब देखिए यहाँ पे जो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो प्राइमरी फॉलिकुलर में हमको क्या देखने को मिली थी, जो सिंगल ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर देखने को मिली। वहीं सेकेंडरी फॉलिकुलर में हमें क्या देखने को मिली, ग्रेनुलोसा सेल्स की जो बहुत सारी बहुस्तरीय ग्रेनुलोसा सेल्स, जिसे हमने कहा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की लेयर देखने को मिली। अब जो मैच्योर फॉलिकल होगा उसके अंदर क्या होगा, हमें जो अभी हमने कहा कि जो स्ट्रोमा है उससे बनी हुई 2 स्तर होंगे। एक तो थीका इंटरना देखने को मिलता है, एक थीका एक्सटर्ना देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे जोना पेलिसिडा की लेयर देखने को मिलती है उस साइड के चारों तरफ, और एक और लेयर जिसे हम जानते हैं कोरोना रेडिएटा के नाम से, यह भी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो ग्राफियन जो मैच्योर फॉलिकल है उसका डेवलपमेंट हो गया है। अब मैच्योर फॉलिकल को हम किस नाम से जानते हैं, ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है इसमें क्या होता है, ये मैच्योर कंडीशन में है और LH जो हार्मोन है उसके प्रभाव में इसमें क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन की क्रिया हो जाती है। ओव्यूलेशन की क्रिया में होता क्या है कि जो मैच्योर फॉलिकल है इससे ओवा रिलीज होता है। सबसे पहले तो जो फॉलिकल है ये कहाँ पे आ जाएगा, ओवरी का जो सरफेस है उस तरफ आ जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, ओवा रिलीज हो जाएगा। अब ओवा रिलीज होने के बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम किस नाम से जानते हैं, कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो कार्पस ल्यूटियम है ये क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, जो कि अगर निषेचन हो जाता है तो क्या करेगा, यह है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है, जो कि क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को बनाए रखने में मदद करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये क्या होता है, कॉर्पस एल्बिगेंस नामक एक संरचना में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में यह क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। तो ये जो डायग्राम आपके सामने है इसमें सारी की सारी जो डेवलपिंग स्टेजेस हैं वो सब दिखाई गई हैं। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स से, उसके बाद में हमने प्राइमरी फॉलिकल्स पढ़ी, प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद में हमने सेकेंडरी फॉलिकल का डेवलपमेंट देखा, और सेकेंडरी फॉलिकल से हमने देखा मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल। और इस ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन के द्वारा ओवा रिलीज होता है, और ग्राफियन जो फॉलिकल है, रप्चर्ड जो फॉलिकल है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम को हमने देखा कि ये क्या होती है, एक एंडोक्राइन सिक्रेशन एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करती है और प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती है, जो कि प्रेगनेंसी को बनाए रखते हैं। और प्रेगनेंसी की निषेचन की अनुपस्थिति में ये कार्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिगेंस में कन्वर्ट हो जाती है और सबसे लास्ट में ये क्या होती है, डीजनरेट होती है। अभी जो हमने सारी जो ये ग्रोथ पढ़ी इसको हम यहाँ भी समझ सकते हैं कि कैसे जो हार्मोन किस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं, न्यूरोएंडोक्राइन रेगुलेशन कैसे हो रहा है ओवरीज के अंदर। तो आप देखिए यहाँ पे आपके सामने दिया गया है हाइपोथैलेमस, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, यह ब्रेन के अंदर उपस्थित होती है। यह एक न्यूरोएंडोक्राइन ग्लैंड है। इससे क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है GnRH या गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। यह हार्मोन अपना कार्य किस पर करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर अपना कार्य करता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर उससे किसको रिलीज, जैसा कि इसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो यह पिट्यूटरी को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करने के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो अब इसमें जब पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यह 2 तरह के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करती है। एक तो होता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा ल्यूटियनाइजिंग हार्मोन।
तो यहाँ पे जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, यह क्या करता है, फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का कार्य करता है। इसके प्रभाव से ही जो वृद्धि फॉलिकल्स में पाई जाती है वो इसी के प्रभाव में पाई जाती है। वहीं दूसरी ओर जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, इसके दो कार्य होते हैं। एक तो क्या करता है, यह एक तो ओवुलेशन करवाएगा, साथ ही साथ में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, इसकी प्रेजेंस में जो कार्पस ल्यूटियम जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करते हैं। अब इसका रेगुलेशन हम देखते हैं कि जब अर्ली जो फॉलिकल्स होते हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन करते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस को, जो ईस्ट्रोजन की कम मात्रा होती है, यह हाइपोथैलेमस को एक पॉजिटिव सिग्नल भेजती है, पॉजिटिव फीडबैक भेजती है, जिससे कि जीएनआरएच हार्मोन का, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लगातार स्रावण होता है। वहीं जैसे जब मैच्योर प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होकर के मैच्योर फॉलिकल बना लेती हैं, तो ईस्ट्रोजन की यह बढ़ी हुई मात्रा हाइपोथैलेमस को एक नेगेटिव फीडबैक भेजती है। इसके अलावा जो कार्पस ल्यूटियम है, इससे रिलीज्ड जो हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरोन, ये भी हाइपोथैलेमस पे एक नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं, जिससे क्या होगा, जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होते हैं, इनके स्रावण में क्या होएगा, कमी के लिए एक नेगेटिव फीडबैक भेजा जाता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे 3 और हार्मोन्स के बारे में बात की हुई है, इनहिबिन, फोलिस्टिन और एक्टिविन। इसमें जो इनहिबिन और फोलिस्टिन है, ये क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं, और वहीं दूसरी ओर जो एक्टिविन है, ये क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक पॉजिटिव फीडबैक भेजता है। मतलब LH और FSH के स्रावण के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, उसके अधिक मात्रा के रिलीज के लिए ये क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो ओवरीज से जो हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। हार्मोन यहाँ पे हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं वे हैं एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और इनहिबिन हार्मोन। इसमें अगर इनहिबिन की बात करें तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि इनहिबिन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, मतलब कि जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसके रिलीज़ को स्टॉप करवाने का कार्य करता है। अब जो ईस्ट्रोजेंस होते हैं, अगर इनकी बात करें तो ईस्ट्रोजेंस मेनली क्या होते हैं, कहाँ से, किसके द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, कि जो ग्रेफिन फॉलिकल्स होती हैं, उनकी जो थीका इंटरना जो सेल्स होती हैं, उनसे किसका स्रावण होता है, ईस्ट्रोजेंस का। और ईस्ट्रोजेंस की जो कुछ मात्रा है वो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा भी स्रावित की जाती है, तथा इसके अलावा निषेचन के बाद प्लेसेंटा से भी ईस्ट्रोजन का स्रावण होता है। ये सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। जो प्राकृतिक रूप से अगर हम एस्ट्रोजेंस की बात करें तो 2 महत्वपूर्ण एस्ट्रोजेंस हम देखते हैं, एक तो है एस्ट्राडायल और दूसरा है ईस्ट्रोन। जो ईस्ट्रोजन है, इनके कार्य अगर हम देखें तो ये मादा के सभी सहायक जनन अंगों व लैंगिक लक्षणों के, सहायक जनन अंगों से हमारा मतलब है कि जो यूट्रस है, वेजाइना है, फैलोपियन ट्यूब है, मेमरी ग्लैंड है, इन सब के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उनके विकास में भी ये अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अब दूसरे जो हार्मोन हैं जो कि ओवरीज के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, वह है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एक मेन जो कह सकते हैं हम फीमेल हार्मोन है, इसे हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये जो हार्मोन है, ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, जिसकी जो कार्बन श्रृंखला होती है वह 21 कार्बन की बनी हुई होती है। जो प्रमुख रूप से जो प्रोजेस्टेरोन है, इनका जो संश्लेषण और स्रावण होता है वो किसके द्वारा होता है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। लेकिन जब गर्भावस्था होती है तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के दौरान ये प्लेसेंटा व एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा भी इनका स्रावण किया जाता है। अगर प्रोजेस्टेरोन के फंक्शंस के बारे में हम बात करें तो यह हार्मोन यूट्रस पे, साथ ही साथ में मेमरी ग्लैंड्स और ओविडक्ट पे अपना जो है क्या करते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। और ये प्रभाव किस सेंस में दिखाते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के सेंस में। तो गर्भाशय में क्या करेंगे, ये गर्भाशय के अंतःस्रावी जो परिवर्तन है उनमें वृद्धि कर देते हैं। जो म्यूकोसा होती है गर्भाशय की, उसको मोटा बनाते हैं, अति संवहनीय बनाते हैं।
और ग्लाइकोजन के संचय को, फैट के संचय को इसके अंदर बढ़ाते हैं। वहीं मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में भी इनकी भूमिका होती है। और ओविडक्ट में म्यूकस के स्रावण को क्या करते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो फर्टिलाइज्ड जो एग होता है, यह स्रावण क्या करता है, जब इम्प्लांटेशन होता है उससे पहले क्या करता है, ये जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको पोषण देने में सहायक होता है। अब नेक्स्ट हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या है, ये भी एक स्टेरॉयड हार्मोन है। ये एक जो कि पानी में घुलनशील होता है। यह प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन होता है जो कि गर्भावस्था में अंडाशय, प्लेसेंटा तथा गर्भाशय द्वारा स्रावित होता है। यह अधिकांशतः क्या होता है, स्तनधारियों में गर्भावस्था में स्रावित होता है और गर्भावस्था की समाप्ति पर जो पेल्विक गर्डल होती है उसमें जो प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक एक जोड़ जो उपस्थित होता है उसको फैलाकर जो जनन नाल है उसको चौड़ा करता है, जिससे शिशु का जो जन्म है वो कि जो आसानी से हो पाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेल्विक गर्डल है उसमें प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को ये फैलाकर जनन नाल को चौड़ा करने का कार्य करता है। इस हार्मोन की मात्रा रुधिर प्लाज्मा में अधिकतम कब होगी, जब हम कहें कि जब प्रसव अवस्था, जो आखिरी गर्भावस्था का अंतिम समय होता है, जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है, उस टाइम इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है और उसके बाद में ये क्या होती है, ये समाप्त हो जाता है इसकी मात्रा। और इनहिबिन के बारे में हम पहले से देख चुके हैं। इनहिबिन क्या करता है कि यह एक नेगेटिव फीडबैक मैच्योर जो फॉलिकल होती है उनके द्वारा रिलीज होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देने का कार्य करता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।